मेरा नाम रिधिमा है। मुझे धक्के मारकर घर से निकाला जा रहा था। मैं बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी। अपनी सास के आगे हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की, मगर उनका कहना था कि तू चोर है और मैं तुझे अब अपने घर में और नहीं रहने दूंगी। अरे आज तूने मेरा सोने का हार चुराया है, कल को न जाने क्या क्या चुराएगी, चोरनी कहीं की। मैं रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर गई थी। मैंने कहा, मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी ले देकर? एक यही घर मेरा सहारा है, मेरा पति मेरा सहारा है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मगर वो मेरी एक सुनने को तैयार न थी। मेरा पति चाहता तो मुझे रोक सकता था, मगर आज तो उसे भी विश्वास हो गया था कि ये चोरी मैंने ही की है। लेकिन मैंने चोरी नहीं की थी। मैं भला अपनी ही ससुराल में चोरी कैसे कर सकती थी? मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन मैं ये बात कैसे साबित करूं? मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं था। मेरी बेटी इस समय स्कूल गई हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ को इस तरह से जलील और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया जा रहा है। मैंने कहा, कम से कम मुझे मेरा सामान तो लेने दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आखिर खाली हाथ कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? मेरी सास ने कहा कि नहीं, मैं तुझे अपने घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। ये मेरा घर है और इस घर की एक एक चीज़ मेरी है। तो जिस तरह से खाली हाथ इस घर में आई थी, उसी तरह से यहाँ से वापस भी चली जा। नहीं मिलेगा तुझे कुछ भी। मैं दौड़कर अपने पति के कदमों में गिर गई। नवीन, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। नवीन, मेरे साथ इंसाफ करो। मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरी बात पर विश्वास करो। मुझे घर से मत निकालो। तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नवीन ने कहा, बस रिधिमा, बहुत हो गया है। मैं रोज रोज के हंगामे से तंग आ चुका हूँ। ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ, सोचता हूँ कि कुछ देर घर जाकर रिलैक्स करूँगा, मगर घर पर रोजाना तुम्हारी कोई न कोई शिकायत सुनने को मिलती है। अरे हमारी बेटी भी है जो 5 साल की हो गई है। तुम्हें उसका भी कोई लिहाज नहीं है। शादी के इन 6 सालों में अब तक एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा है। बस अब मैं भी तुमसे तंग आ गया हूँ। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अब अपने घर में और नहीं रखना चाहता। मुझे भी अपने घर में सुकून शांति चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हारे होते हुए घर का तो जैसे चैन और सुकून ही खत्म हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद कम से कम इस घर में सुकून आ जाएगा। इतना कहकर वो फौरन पलटकर अंदर जाने लगे। मैं उनको आवाज़ देती रह गई, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरी सास ने अब मुझे बालों से पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई थी और ज़बरदस्ती मुझे दरवाजे के बाहर धकेल दिया था। फिर मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने कहा, एक बार मुझे मेरी बेटी से तो मिलने दीजिए। वो स्कूल से आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं दरवाज़ा बजाती रह गई। दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला, क्योंकि अब इस घर का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद जो हो चुका था। मैं रोती बिलखती हुई वापस उसी जगह आ गई जहाँ मेरी परवरिश हुई थी। मैं कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसकी ज़िंदगी बाकी सारी लड़कियों की तरह खुशहाल होती। जब मैंने होश संभाला था, तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा असली घर कौन सा है। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने असली घर पर आ गई थी, जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा था, शायद जवानी भी। अनाथ आश्रम। जी हाँ, अनाथ आश्रम ही मेरा असली घर था, क्योंकि जब मैंने अपना होश संभाला था, तब मैंने खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया था। मुझे यहाँ कब और कैसे लाया गया, ये मैं नहीं जानती थी। बस मुझे इतना पता था कि मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक रिश्ता है, वो है मेरा भाई अतुल। अतुल मेरा छोटा भाई था, शायद मुझसे 1 साल छोटा था। हम दोनों भाई बहन की परवरिश अनाथ आश्रम में रहकर ही हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। फिर वक्त गुजरता गया और हम दोनों अनाथ आश्रम में ही पल बढ़कर जवान हुए। यहाँ इस अनाथ आश्रम में हम दोनों भाई बहन को कौन छोड़ गया था, ये बात हम नहीं जानते थे और कभी हमने जानने की कोशिश भी नहीं की। बस इतना जानते हैं कि हमारे माता पिता इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सुना है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, वो लावारिस हो जाते हैं। हम भी एक तरह से लावारिस ही थे। तभी तो हम दोनों लावारिस भाई बहन को दुनिया ने उठाकर इस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मैं जवान हुई तो मैंने और मेरे भाई ने फैसला कर लिया था कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और इस अनाथ आश्रम में अब अपनी ज़िंदगी और नहीं बिताएंगे। हम दोनों भाई बहन अनाथ आश्रम के स्कूल से
इंटर तक की शिक्षा हासिल कर चुके थे। मैं एक सरकारी स्कूल में नौकरी करने लगी थी और मेरा भाई, जिसका भी इंटर कंप्लीट होने में 1 साल रह गया था, उसका कहना था कि वो भी कहीं नौकरी करेगा। उसे अनाथ आश्रम में काम करने वाले एक अंकल जी ने बताया था कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दुबई चले जाना, वहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी है। हम लोग बहुत ही खुश हो गए थे कि अब हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और इस अनाथ आश्रम से निकल जाएंगे। हालांकि इस अनाथ आश्रम में हमने अपना बहुत समय बिताया था। यहाँ के लोग हमारे लिए हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे। सब लोग हमसे मना कर रहे थे कि हमें छोड़कर मत जाओ, मगर हम लोग वहाँ आखिर कब तक रह सकते थे। हम दोनों भाई बहन में जुनून था कुछ कर दिखाने का, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी नौकरी पर लग गए और एक किराए का मकान लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मैं सरकारी स्कूल में नौकरी करने लगी थी। वहाँ से मुझे इतने पैसे मिल जाते थे कि मेरा और मेरे भाई का गुजारा आराम से हो रहा था। उसकी अभी दुबई जाने की भी तैयारी चल रही थी। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी जैसी भी थी, अच्छी गुजर रही थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई नवीन से। मैं जिस स्कूल में नौकरी करती थी, वहाँ से थोड़ी दूरी पर चलकर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ पर नवीन नौकरी करते थे। मैं उसी रास्ते से गुजरकर स्कूल जाती थी। वहाँ से मुझे जाते हुए कई बार नवीन ने देखा था। मैं उनकी नज़रों में समा गई थी और फिर तभी से वो मुझे पसंद करने लगे थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और कहने लगे कि मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत नया था। नवीन और मैं लगभग 1 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे थे। नवीन मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। उनकी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे धोखा देते। वो हर बार यही कहते थे कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। फिर जब वक्त आया, मेरे भाई ने कहा कि अब समय आ गया है, मैं दुबई जा रहा हूँ। अब मैं पूरी तरह से अकेली रह जाने वाली थी। मैंने जब ये बात नवीन को बताई कि मेरे भाई के जाने से पहले ही हमें शादी कर लेनी चाहिए, वरना मैं अकेली रह जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही अपनी मम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। मगर 2 दिन गुजर गए थे। नवीन की मम्मी नहीं आई थी और तीसरे ही दिन मेरे भाई को दुबई निकलना था। मैंने उसे अपने और नवीन के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो यही कहता था कि दीदी, मैं भी यही चाहता हूँ कि नवीन भैया तुम्हें जल्द से जल्द अपने घर ले जाएं, मगर वो तो कोई कदम ही नहीं उठा रहे। अगर ऐसा ही रहा तो शायद मैं तुम्हें अकेला छोड़कर दुबई नहीं जा पाऊंगा। मैं अपने दुबई जाने का वीज़ा कैंसिल करवा दूंगा। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा भाई वहाँ से इतने पैसे कमाकर लेकर आए, यहाँ आने के बाद उसकी ज़िंदगी सेटल हो जाए। बड़े मुश्किल से उसे ये नौकरी मिल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से ये सब कुछ हाथ से निकल जाए। नवीन ने मुझे बताया कि उनकी मम्मी इस शादी के लिए नहीं मान रही हैं। मैं सोच विचार में पड़ गई थी कि अब क्या होगा, मगर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नवीन ने मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि इस कोर्ट मैरिज में उनके सिर्फ 2 दोस्त और मेरा एक भाई शामिल हुआ था। इस शादी में उनकी माँ शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं थी। वो मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। वजह क्या थी, ये तो मैं नहीं जानती थी। फिलहाल मेरे भाई के दुबई जाने से कुछ घंटे पहले ही मेरी और नवीन की शादी हो गई थी। मेरा भाई सुकून से अब दुबई जा रहा था। मैं अपने भाई के गले लगकर बहुत रोई थी, क्योंकि अब वो कई सालों के बाद वापस आने वाला था। मेरा भाई दुबई के लिए रवाना हो गया था और मैं नवीन के साथ उनके घर आ गई थी। मैं जानती थी कि मुझे नवीन के घर जाने के बाद उनकी माँ की नाराज़गी बर्दाश्त करनी होगी। मेरी सोच के मुताबिक जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए, नवीन की माँ बहुत भड़क रही थी, मगर फिर नवीन ने जैसे तैसे उनको समझा लिया था। शायद अपने इकलौते बेटे की खुशी की खातिर उन्हें मुझे स्वीकार करना ही पड़ गया था, क्योंकि अब वो मान चुकी थी कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर जिंदगी अपने हिसाब से चलने लगी थी। मेरी जिंदगी में नवीन के साथ सारी खुशियाँ थीं। ऊपर वाले ने जल्द ही मुझे माँ बनने की खबर भी दे दी थी, मगर मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ कभी ठीक नहीं हो सका था। वो हमेशा नवीन को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। जैसे ही वो ऑफिस से आते थे, उनसे मेरी कोई ना कोई शिकायत करती थी।
उनका कहना यही था कि मैं कभी भी तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए, उसके सामने अच्छा बनने के लिए तुझे स्वीकार कर लिया है। मुझे अपने बेटे के लिए तुझ जैसी अनाथ और नकारा लड़की नहीं चाहिए थी। मैं तो अपने बेटे के लिए किसी अमीर घर की शहजादी लेकर आना चाहती थी, जो अपने साथ दान दहेज में बहुत सारा रुपया पैसा लेकर आए। तू तो खाली हाथ मेरे बेटे पर सवार हो गई है। अरे सारी जिंदगी अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, किस लिए? ये दिन देखने के लिए कि वो किसी अनाथ और तुझ जैसी बेकार लड़की को घर में लेकर आ जाए। न शक्ल है न अकल है, किसी हिसाब से तू अच्छी नहीं है। मैं अपनी सास की बातें खामोशी से सुनती रहती थी। कुछ समय के बाद ऊपर वाले ने मुझे बेटी दी। मैंने अपनी बेटी का नाम किरण रखा था। किरण मेरे और मेरे पति की जिंदगी की उम्मीद बन गई थी। हम दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। मेरी सास भी अपनी पोती से प्यार करती थी, क्योंकि वो प्यारी ही इतनी थी। लेकिन अभी तक मेरी सास के दिल में मेरे लिए कोई नरमी नहीं आई थी। मेरी सास अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मेरी बुराई किया करती थी, और उनका हर बार यही कहना होता था कि मैं इसे जल्द ही अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दूंगी। मैं इसे अपने घर में अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया। अक्सर मेरी सास को ये बात बहुत परेशान करती थी कि उनकी बहू खाली हाथ इस घर में आई है, उनके अच्छी शक्ल के और पढ़े लिखे बेटे की जिंदगी में शामिल हो गई है, और उनकी जितनी भी सहेलियां थीं, सबकी बहुएं ढेर ढेर सारा दान दहेज लेकर आई थीं। उन्होंने घर में आने के बाद अपनी ससुराल के माहौल को भी बदल दिया था, और मैं तो खाली हाथ ही आई थी। इसके बावजूद भी इस घर की नौकरानी कहलाई जाती थी। मुझे कभी मेरी सास ने बहू जैसा प्यार नहीं दिया था। मैं वक्त से पहले अपनी सास के और अपने पति के सारे काम कर दिया करती थी। मैं हर तरह से उनकी सेवा करने और उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रही थी। मेरी शादी को काफ़ी समय बीत चुका था। हर रोज़ मेरी सास मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटती थी, ताने देती थी, और झूठ मूठ की बातें मेरे पति को सुनाया करती थी। नवीन अक्सर अपनी माँ से यही कहते थे, मम्मी, मैं थका हुआ ऑफिस से घर आता हूँ, प्लीज़ आप मुझे ये सब मत बताया करो, ये आप दोनों सास बहू का मैटर है। कभी कभी तो वो झुंझलाकर गुस्से में मुझे बुरी तरह से डांट देते थे, और कहते थे कि मुझे तो लगता था कि तुम मेरी माँ का दिल जीत लोगी, लेकिन तुमने तो उनको और भी ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। तुम रोज़ कोई ना कोई काम बिगाड़ देती हो, जिसकी वजह से वो रात को मुझसे तुम्हारी शिकायत करती हैं। मैं तंग आ गया हूँ उनके मुंह से तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर। मैंने रोते हुए कहा कि नवीन, मैं आपकी माँ की हर तरह से सेवा करने की कोशिश करती हूँ, मगर वो मुझे बहू के रूप में स्वीकार करती ही नहीं है। मगर नवीन से भी कहने का कुछ फ़ायदा नहीं होता था। शादी के बाद मुझे पता चल गया था कि मोहब्बत से घर नहीं चलता। औरत को घर चलाने के लिए काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरी बेटी किरण मेरी जान थी। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। आखिरकार वो मेरे दिल का टुकड़ा थी। वो अब 4 साल की हो गई थी, और हमने उसका स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। एक दिन मेरी सास की एक रिश्तेदार हमारे घर आई। अपने बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे सरला, ये है तुम्हारे बेटे की पसंद, इसे तो पहनने का भी सलीका नहीं है। देखो तो सही, तुम्हारी बहू कम और घर की नौकरानी ज्यादा लग रही है। हमें पता चला था कि नवीन ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। हमें लगा कि जरूर तुम्हारे बेटे ने किसी अमीर लड़की से शादी की होगी, लेकिन इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये तुम्हारी बहू है। तुम तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करती थी, कहती थी कि मैं अपने बेटे की शादी ऊंचे परिवार में करूंगी। अब क्या हुआ? ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर उसने ताने देते हुए अंदाज में कहा कि मेरी होने वाली बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, दोनों हाथों से पैसा कमाती है। उसके घर से तो दहेज में गाड़ी भी बहुत ऊंचे मॉडल की आ रही है। वो बार बार अपनी होने वाली बहू से ज्यादा शादी पर मिलने वाले दहेज की तारीफ कर रही थी, जिसको सुनकर मेरी सास का मूड खराब हो गया था। बस उसी दिन से मेरी सास ने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि वो मुझे कुछ भी करके इस घर से निकाल कर रहेंगी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, और कह रही थी कि जी जी, ऐश्वर्या जी, मैं कल ही आपके ऑफिस आती हूँ, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। बस मैं उनकी इतनी ही बात सुन सकी थी। पता नहीं मेरी सास किस तरह की बात कर रही थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था, उनकी किसी सहेली या किसी रिश्तेदार में से किसी का भी नाम ऐश्वर्या नहीं था।
फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था। उन दिनों मैंने देखा था कि मेरे पति और मेरी सास के बीच भी न जाने किस तरह की बातें चलती रहती थी। मेरे पति जैसे ही ऑफिस से आते, मेरी सास उन्हें अपने कमरे में ले जाती थी और दोनों माँ बेटे पता नहीं क्या बातें करते रहते थे। उस समय मेरी बेटी को भी उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति अब मुझसे बहुत खिंचे-खिंचे रहने लगे थे। नवीन के ऐसे व्यवहार से मेरा दिल दुखता था, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद वो ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पा रहे। नवीन का व्यवहार शादी के 2 साल तक तो बहुत अच्छा रहा था, मगर फिर धीरे-धीरे उनकी माँ का फूँका हुआ ज़हर उनके कानों में पड़ने लगा था। बेटी मिल जाने के बाद मैं तो अपनी बेटी की परवरिश में बिज़ी हो गई थी और ज़्यादातर घर के कामों पर भी ध्यान दिया करती थी। मैंने शादी के बाद कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया था। शादीशुदा ज़िंदगी को शादीशुदा ज़िंदगी को बाकी लड़कियों की तरह नहीं जिया था। मैं तो बस हर तरह से अपनी सास और अपने पति की खुशियाँ चाहती थी, लेकिन मेरी सास के दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा था, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। दरअसल हुआ ऐसा था कि पिछले 6 महीने पहले मेरे पति की दूसरे कंपनी में नौकरी लग गई थी, क्योंकि इससे पहले वो जहाँ नौकरी करते थे, वहाँ किसी वजह से उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो दूसरी कंपनी में नौकरी करने लगे थे। वहाँ की बॉस एक जवान लड़की थी। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ वो नवीन से काम से ही नहीं बल्कि नवीन से भी इम्प्रेस हो गई थी। उसका दिल नवीन पर आ गया था। उसने मेरे पति को अपना दोस्त बना लिया था। हालांकि नवीन उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो कई बार नवीन को प्रपोज कर चुकी थी और उनको बता चुकी थी कि वो उन्हें पसंद करने लगी है। उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सुंदरता उसे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पति ने उसको क्लियर कर दिया था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और एक बेटी का पिता हूँ। उन्होंने हर तरीके से नवीन को लालच देने की कोशिश की थी, मगर नवीन इस मामले में बहुत अच्छे थे और उस लड़की के बहकावे में नहीं आए थे। जब उस लड़की के सारे रास्ते बंद हो गए, तो उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने मेरी सास को भड़काना शुरू कर दिया। उसने मेरी सास को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया और उनसे अपने और नवीन के रिश्ते के बारे में बात की। मेरी सास तो पहले से ही यही चाहती थी कि उनके बेटे की पत्नी ऐसी हो जो खूब अमीर हो और बहुत सारा दान दहेज लेकर आए। इस बार मेरी सास के दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। पहले तो ऐश्वर्या ने कई बार मेरी सास से फ़ोन पर बात की थी। वो उनको इम्प्रेस करना चाहती थी, मगर मेरी सास उसकी एक बार से ही बात करने में उससे प्रभावित हो गई थी। तभी तो वो आजकल घर में कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। मुझ पर भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करती थी और बातों ही बातों में कहती थी कि बस तुम कुछ दिन की मेहमान हो। मैं कभी उनकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, क्योंकि वो तो अक्सर मुझे ताने दिया करती थी। मुझे लगा कि शायद ये भी उनका कोई ताना ही होगा, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई ताना नहीं, बल्कि ये उनका एक ऐसा प्लान है जो मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाला है। मेरी सास अब अक्सर अपने बेटे को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझे छोड़कर ऐश्वर्या से शादी कर ले, लेकिन नवीन ने उनसे साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि माँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो मेरी मोहब्बत है और फिर मेरी मोहब्बत होने के साथ साथ मेरी बेटी की माँ भी है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसका बचपन खराब नहीं करना चाहता। मेरी सास का कहना था कि बेटे, आखिर तू कब तक ऐसे दूसरों के यहाँ नौकरी करता रहेगा? मैंने तुझे कितना पढ़ाया लिखाया, सोचा था कि तेरी शादी होगी, तेरी शादी बहुत ऊंचे परिवार में करूंगी, अमीर घर की बहू लेकर आऊंगी, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। अब जब खुद ऐश्वर्या जी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होने के बाद भी तुझे प्रपोज कर रही हैं, तो तू इनकार क्यों कर रहा है? उनका कहना है कि वो हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगी। हम इस छोटे से घर से निकलकर बड़े से बंगले में पहुंच जाएंगे। उसका कहना है कि अगर तू उसके साथ शादी कर लेगा, तो तुझे नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तू तो उसकी सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा बेटा। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। हम इस तरह उस लड़की की दौलत पर ऐश कर सकेंगे। ऊपर वाले ने हमें बहुत सुनहरा मौका दिया है। मैं तो कहती हूँ कि इसे हाथ से मत जाने दो। इस कीचड़ की पोटली को घर से बाहर निकालकर फेंक दो और उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अपना लो। नवीन को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो अपनी माँ से इस बात पर नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने रिधिमा के साथ मोहब्बत की शादी की है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी सास का कोई भी तरीका अब काम नहीं आया था, इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया
जिससे मैं अपने पति के दिल से उतर जाऊं और आसानी से घर से भी निकल जाऊं। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि मैंने उनका सोने का हार चुराया है। एक सुबह उन्होंने घर में शोर मचाना शुरू कर दिया। नवीन बेटा, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो लगता है कि चोरी हो गया। मेरे पति ने कहा कि मम्मी, कौन चोरी करेगा घर में? देखिए, कहीं इधर उधर होगा। मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी की नज़र मेरे उसी सोने के हार पर थी। मुझे तो लगता है कि इसने ही मेरा हार चुराया है। कभी मेरे घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ, लेकिन इन 6 सालों में मेरी काफ़ी सारी कीमती चीज़ें चोरी हो गई हैं बेटा। मगर मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उस हार के लिए मैं खामोश नहीं रहूंगी। वो सोने का हार मुझे तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने गिफ्ट किया था। वो उनकी आखिरी निशानी है। मैं उसके लिए खामोश नहीं रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि इसकी तलाशी ली जाए, क्योंकि मुझे इस पर ही शक है। अपनी सास की बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने कहा, मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आपका हार नहीं लिया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है कि आप उसे कहीं रखकर भूल गई हूँ। मेरी सास ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहने लगी कि बेटा, तू हमेशा इस लड़की के लिए अपनी माँ को ही गलत समझता है। अगर मैं उस हार को अपने कमरे में रखकर भूल गई होती, तो फिर तो मेरे कमरे की तलाशी ले ले, और अगर हार मेरे कमरे से नहीं मिला, तो फिर अपनी पत्नी की तलाशी लेनी पड़ेगी। नवीन इस बात पर राजी हो गए थे और वो अपनी माँ के कमरे में तलाशी लेने के लिए चले गए थे, जबकि मैं एक तरफ खड़ी हुई बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने चोरी नहीं की थी। मैं जानती थी कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ऊपर वाले पर पूरा विश्वास था, लेकिन दिल ही दिल में डर भी लग रहा था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। मेरी सास के पूरे कमरे की तलाशी ले ली गई थी, मगर उनके कमरे में कहीं भी उनका सोने का हार नहीं था। उसके बाद मेरी अलमारी की बारी आई थी। मेरे पति और मेरी सास ने जैसे ही मेरी अलमारी खोल कर देखा, तो मेरी 5 साड़ियाँ हटाने के बाद वो हार ज़मीन पर गिर पड़ा था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए कि यह हार मेरी अलमारी में क्या कर रहा है। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि नवीन ने तो मेरे मुंह पर थप्पड़ ही मार दिया। उनका कहना था कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि बेटा, मैंने एक दिन इसे अपने भाई से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। इसके भाई का दुबई में काम ठीक नहीं चल रहा, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो इसने कहा था कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। इसका मतलब ये था कि ये मेरे हार की चोरी करके उसे बेचकर अपने भाई को पैसे भेजना चाहती थी। देखा, आज इसकी ये चोरी पकड़ी गई। तेरी पत्नी चोरनी है। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, मगर तूने मेरी एक न सुनी, और आज देख लिया कि इसने हमारे ही घर में किस तरह हमारी पीठ पीछे वार किया है। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरे पति ने कहा कि रिधिमा, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता था, मगर आज तुमने मेरे सारे विश्वास तोड़ दिए। मेरी सास ने अपने बेटे को कसम दे दी और कहा कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं रोती बिलखती हुई आश्रम तक वापस आ गई थी, लेकिन आश्रम अब बहुत बदल चुका था, बहुत समय आगे निकल चुका था। मैं जब यहाँ अंदर आई तो यहाँ की संचालिका मुझे देखते ही पहचान गई थी। वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। अब उन्होंने मेरी रोती हुई हालत देखी तो उसकी वजह पूछी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझे गले से लगाकर तसल्ली दी और कहने लगी कि जिस तरह से ये आश्रम हमेशा तुम्हारा था, अभी भी तुम्हारा ही है। तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं जिस दुनिया से निकलकर बाहर गई थी, उसी दुनिया में वापस आ गई थी। मुझे ना अपने पति की ज़्यादा चिंता थी और ना ही अपने घर को छोड़ने का दुख था। मुझे सबसे ज़्यादा दुख अपनी बेटी का था, जिसको छोड़कर मैं आ चुकी थी, जिसको आखिरी बार मुझसे मिलने भी नहीं दिया गया था। अभी मुझे आश्रम में रहते हुए 2 दिन ही गुजरे थे, जब अचानक आश्रम में मेरे पास डाइवोर्स के पेपर आ गए, जो मेरी सास ही लेकर आई थी। उनका कहना था कि मेरा बेटा तुम्हें छोड़ना चाहता है, मगर मैं उनके आगे फूट फूट कर रो दी थी। उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि किरण हमारे साथ ही रहेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी। उन लोगों ने मुझे मेरी बेटी नहीं दी, तो अनाथ आश्रम की संचालिका ने मेरी मदद की। उन्होंने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था कि मुझे मेरी बेटी मिल सके, मगर मेरे पति ने शहर का सबसे अमीर वकील किया था, जिसने कोर्ट में मुझ पर घटिया आरोप लगाए। मुझे चरित्रहीन साबित कर दिया गया
और मेरी बेटी की कस्टडी मेरे पति को मिल गई। मेरे पति के साथ डाइवोर्स भी हो गई। ये सब कुछ मेरी सास का किया धरा था और उनके सर पर ऐश्वर्या का हाथ था, जिसने मेरी सास को पैसों का लालच दिया था ताकि मैं अपने पति की जिंदगी से निकल जाऊं और ऐश्वर्या नवीन की जिंदगी में दाखिल हो जाए। वो लोग मुझे मेरे पति की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो चुकी थी। मुझे मेरी बेटी की कस्टडी नहीं मिली, लेकिन 1 महीने में एक बार 1 घंटे के लिए अपनी बेटी से मिलने की मोहलत जरूर दी गई थी। मैं जब 1 महीना होने के बाद अपने ससुराल अपनी बेटी से मिलने के लिए पहुंची, तो मेरी सास ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि किरण तुमसे मिलना नहीं चाहती और वो इस समय सो रही है। इस घर के दरवाजे पर कभी मत आना। मैं फिर उसके बाद दूसरे महीने फिर से गई कि शायद अब मुझे मेरी बेटी मिल जाएगी, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि मेरे ससुराल के घर में तो ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों ने बताया कि मेरे पति ने अपने ऑफिस की मालकिन ऐश्वर्या के साथ शादी कर ली है और वो लोग किसी बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। जैसा मेरी सास चाहती थी, ऐसा पॉसिबल हो चुका था। मैं उस दिन बहुत बुरी तरह से रोई थी और सबसे ज़्यादा अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी। सोच रही थी कि अब मैं अपनी बेटी से कैसे मिलूंगी। फिर मुझे याद आया कि मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाना चाहिए। वो ज़रूर स्कूल जाती होगी। मैं उससे मिलने के लिए जब उसके स्कूल पहुंची, तो छुट्टी के टाइम पर मेरी बेटी स्कूल से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वो फौरन मुझसे लिपट गई थी और कहने लगी कि मम्मी, आप कहाँ चली गई हो? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप अभी और इसी समय मेरे साथ घर चलो। आपको पता है, हम लोग नए घर में रहने चले गए हैं। वहाँ सब हैं, लेकिन आप नहीं हो। आप मेरे साथ चलो। मुझे आपके साथ रहना है। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, उसे ढेर सारा प्यार किया और कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुमसे मिलने के लिए यहाँ आती रहूंगी। उसने रोते हुए कहा कि नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ ही रहना है। आपको पता है, पापा नई मम्मी लेकर आ गए हैं। वो औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे बहुत डांटती है, आपकी तरह प्यार भी नहीं करती, मगर वो पापा को बहुत अच्छी लगती है। वो तो दादी पर भी हमेशा गुस्सा करती रहती है। वो बहुत गंदी है। मुझे आपके साथ रहना है। आप मुझे लेने आई हो ना? पापा कहते हैं कि आप हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हो। आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आप इतने दिनों के बाद क्यों आई हो? मेरी बेटी की आंखों में और उसकी जुबान पर ढेर सारे सवाल थे, मगर मैं उसको क्या जवाब देती। आगे उसने कहा कि मम्मी, नई मम्मी तो बहुत बुरी हैं, वो मुझे मारती हैं। ये देखो। उसने अपने माथे पर हल्का सा एक नीला निशान मुझे दिखाया, जो उसके बालों से छुपा हुआ था। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी मैं अपनी बेटी से कुछ कहती, इतनी देर में एक बड़ी सी गाड़ी से निकलकर ड्राइवर वहां आया और कहने लगा कि ये औरत, चल यहाँ से। छोटी बीबी जी से क्या बात कर रही है? कौन है तू? मैंने कहा, तुम कौन हो? ये मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी को अपने बाजुओं में भर लिया था, मगर उसने मुझे किरण से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि अच्छा तो तू है वो। साहब ने कहा है कि तुझे किरण बेबी से दूर रखना है। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर वो जबरदस्ती मेरी बेटी को गाड़ी में बिठाकर ले जा चुका था। मेरी बेटी मुझे तरसती हुई नजरों से दूर तक देखती रही थी। मेरा कलेजा फट रहा था। स्कूल से बाहर निकलकर मैं सड़क पर चल रही थी, बल्कि घिसट रही थी, क्योंकि मेरी आत्मा तो मेरी बेटी के पास ही रह गई थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बेटी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं चलते चलते कब सड़क के बीच में आ गई। सामने से एक ट्रक की आवाज़ कान फाड़ देने वाली थी। फिर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया था। मेरी सांसें लगभग थम चुकी थीं। भीड़ में से किसी ने मुझे पहचान कर एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल तक पहुंचाया। मेरी हालत बहुत नाजुक थी। एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे पर बुरी तरह से निशान आ गए थे। जब मुझे होश आया तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने आश्रम की संचालिका आरती मैडम और मेरा भाई खड़ा हुआ था। अपने भाई को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे भाई को सब कुछ पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आया था। दरअसल वो कल ही दुबई से वापस आया था। जब उसे मेरे एक्सीडेंट की खबर हुई तो फौरन वो अस्पताल पहुंच गया था। एक्सीडेंट के बाद मेरे चेहरे पर इतने ज़्यादा गहरे निशान आ गए थे कि मेरा चेहरा काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था। मेरे भाई ने कहा था कि अब तुम अकेली नहीं हो। अगर उस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसके और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने अपने भाई से कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते।
वो लोग बहुत ताकतवर हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी बेटी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मेरा भाई दुबई से नौकरी करके आया था, लेकिन वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरा पति अब ऐश्वर्या से शादी करने के बाद बहुत ही अमीर हो गया था। वो मेरे भाई को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मैंने अपने भाई को खामोश रहने का कहा था, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहने वाली थी। मेरी बेटी ने मुझे जो कुछ भी बताया था, उसने मेरे अंदर की मरी हुई रिद्धिमा को जिंदा कर दिया था। अब मैं अपने भाई के साथ रह रही थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी से मिलकर ही रहूंगी। अगर वो लोग मुझे रिद्धिमा बनकर मेरी बेटी से नहीं मिलने दे सकते, तो फिर मैं अपनी पहचान बदल लूंगी। वैसे भी मेरा चेहरा इतना खराब हो गया है कि कोई भी मुझे आसानी से नहीं पहचान सकता। अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बेटी के पास लौटना। मेरे भाई ने मुझे हिम्मत दी थी और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक माँ हो और एक माँ कभी भी अपनी औलाद से दूर नहीं रह सकती। तो जो तुम्हें बेहतर लगे तुम वैसा ही करो। एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, दुबली पतली भी हो गई थी। मैंने अपना भेष बदल लिया, एक पुरानी सूती साड़ी पहनी और अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट डाल लिया और अपना चेहरा छुपा लिया। मैं जानती थी कि अब मुझे क्या करना है। मेरे भाई ने अपने दोस्तों की मदद से ऐश्वर्या के बंगले का पता लगा लिया था, जहां पर मेरी सास और मेरे पति रह रहे थे। मैं जब उस दरवाजे पर पहुंची तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने गार्ड से कहा कि मुझे ऐश्वर्या मैडम से मिलना है। उन्हें नौकरानी की ज़रूरत थी ना, मैं वही हूँ। गार्ड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मैं अभी मैडम से इजाज़त लेकर आता हूँ। वो अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद जब वापस आया तो मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं जब अंदर दाखिल हुई तो मेरी मुलाकात ऐश्वर्या से तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके घर की नौकरानी ने मुझसे बातचीत करने के बाद मुझे काम पर रख लिया था। मेरे भाई ने पता लगाया था कि इस बंगले की एक पुरानी नौकरानी नौकरी छोड़कर चली गई है। उसकी जगह एक नौकरानी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इस मौके को अपना हथियार बनाकर इन लोगों तक पहुंच गई थी। अगले दिन जब मैं नौकरी पर आई तो सामने नवीन को खड़े देखा, सूट बूट में, चेहरे पर अहंकार और आंखों में घमंड। और उनके बराबर में ऐश्वर्या भी थी, जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। दिखने में किसी मॉडल की तरह लगती थी। इन दोनों को देखते ही मेरी सांसें तेज हो गई थी। ऐश्वर्या ने कहा कि अच्छा तो तुम हो वो नई नौकरानी। हाँ, मुझे चंपा ने तुम्हारे बारे में बताया था। सारे काम बिल्कुल ठीक तरीके से करना। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा की और कहा कि जी मैडम जी, मैं घर का सारा काम करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा चेहरा यहाँ अभी तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि मैंने घूंघट किया हुआ था। कोई अगर मुझसे घूंघट की वजह पूछता तो मैं कह देती कि मैं गांव से आई हूँ, बहुत ही संस्कारी हूँ। हम गांव वाली औरतें गैरों को अपनी शक्ल नहीं दिखाते। इस घर में आते ही मेरी नज़र इधर उधर भटकने लगी थी, जो कि मेरी अपनी बेटी को तलाश कर रही थी। जब वो सीढ़ियों से उतरती हुई आई तो अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने खुद पर काबू पाया और अपने आप को रोक लिया और तेजी से अपना घूंघट गहरा कर लिया। मेरे आंसू मेरी पलकों में ही कैद हो गए थे। किरण ने मेरी तरफ देखकर मासूमियत से कहा कि आप कौन हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हमको काजल कहते हैं बेबी जी। किरण फिर से भागकर अंदर खेलने के लिए चली गई। मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। मैं खुश थी कि यहाँ रहते हुए मैं अपनी बेटी के आसपास हूँ। शाम को जब मैं सबके कपड़े धोने के लिए उठा रही थी तो मैंने अपनी बेटी की एक छोटी सी फ्रॉक उठाई और उसे सीने से लगाकर खूब प्यार करने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ, पर तुम मुझे पहचान नहीं सकती। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती, बस दूर से तुम्हें देखती रहती हूँ। तभी बाहर से दूसरी नौकरानी की आवाज़ आई, काजल क्या कर रही है? जल्दी से बाहर आ जा, और भी काम करने हैं। अगले दिन शाम को किरण खेलते खेलते गिर गई। उसके घुटने में कांच का एक छोटा सा टुकड़ा घुस गया था। वो दर्द से चिल्लाने लगी। मेरा दिल दहलकर रह गया। मैं सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ी, लेकिन तभी ऐश्वर्या वहां पर आ गई। किरण रो रही थी, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। वो दर्द में अपनी असली माँ को पुकार रही थी। ये सुनकर ऐश्वर्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तुझसे बहुत तंग आ गई हूँ। अरे तू चली क्यों नहीं जाती अपनी माँ के पास? यहाँ मुझे और मेरे पति को छोड़ दे। मुझे तो सिर्फ नवीन चाहिए था, मगर तू और तेरी दादी ने यहाँ साथ आकर मेरी जिंदगी हराम कर दी है। चुप हो जा, किस बात का शोर मचाया हुआ है? ये सब देखकर मेरा खून खौल रहा था।
वो मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाली थी, तभी मैं वहां पहुंच गई और मैंने कहा कि नहीं मैडम जी, बच्ची को मत मारिए, मासूम है। ऐश्वर्या ने मेरा हाथ झटका और कहने लगी कि इसके और मेरे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूर हो गई और खामोशी से ये सारा तमाशा देखती रही। मैं देख रही थी कि नवीन के गैर मौजूदगी में ऐश्वर्या मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी और मेरी सास के साथ भी। एक दिन तो मैंने देखा कि मेरी सास किचन में खड़ी हुई अपने लिए चाय बना रही थी। इस घर में उनकी हैसियत बिल्कुल नौकरानी जैसी थी। वो अपने सारे काम खुद ही किया करती थी। उनसे अचानक चाय बनाते समय कप हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। तब ऐश्वर्या ने उनको खूब डांट लगाई और कहा कि बुढ़िया, पता है ये कप का सेट इटली से मंगवाया था और तुमने इतने महंगे सेट को खराब कर दिया। जब से तू इस घर में आई है मेरे लिए मुसीबत बनी हुई है, न किसी काम की न काज की। एक दिन तुझे वृद्ध आश्रम भेजकर ही दम लूंगी। मैंने देखा कि मेरी सास ऐश्वर्या से बुरी तरह से डर गई थी। मैं दूर से खड़ी उनको देख रही थी। आज वो खुद कितनी बेबस और लाचार थी। ठीक उसी समय जब नवीन आ गए तो ऐश्वर्या ने अपनी कलाकारी शुरू कर दी। मेरी सास के साथ ऐसे रिक्वेस्ट करने लगी जैसे वो उनके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करती है। किरण ज्यादातर घर में मेरे साथ समय बिताने लगी थी। उसने अभी तक मेरा चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन वो मेरे साथ काफी अटैच हो गई थी। एक दिन मैंने देखा कि किरण सोफे पर बैठी हुई ड्राइंग कर रही थी, जब अचानक उसके हाथ से वाटर कलर छूटकर सोफे पर गिर गए। इस बात पर ऐश्वर्या ने मेरी बेटी को खूब डांट लगाई थी और उस पर हाथ भी उठाया था। इस बार फिर से मैंने खुद पर कंट्रोल कर लिया था और मेरी बेटी रोते रोते अपने गाल पर हाथ रखकर सो गई। मैं तब भी कुछ नहीं कर सकी थी। वो हर छोटी बात पर मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया करती थी और मेरी बेटी उससे बार बार सॉरी कहती थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था और मेरे अंदर की माँ और चुप नहीं रह सकती थी। जैसे ही ऐश्वर्या घर से निकल जाती, मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर प्यार करती थी। वो एक घायल पंछी की तरह मेरे सीने से चिपककर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरी साड़ी को मजबूती से पकड़ लेती थी। मेरी सास ये चीज़ देखती रहती थी। उनकी बूढ़ी आंखों में अब आंसू और पछतावा होता था। उन्हें याद आता था कि उनकी बहू भी अपनी बेटी से इसी तरह से प्यार किया करती थी जिस तरह ये नौकरानी कर रही थी। नवीन घर आते ही ऐश्वर्या से सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछते थे और वो औरत हर बार झूठ बोल देती थी। कहती थी कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रही है। मैंने आज उसे अपने हाथों से खाना खिलाया है, जिस पर नवीन खुश होकर उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि तुम बहुत अच्छी हो जो किरण का इतना ख्याल रखती हो। मगर उन्हें हकीकत नहीं पता थी, ये सब नाटक था। मैं घूंघट की आड़ से इस घर में सब कुछ देख रही थी। मेरी सास का पछतावा, पति की आंखों पर बंधी हुई पट्टी और ऐश्वर्या की एक्टिंग, सब कुछ मुझे बखूबी दिखाई देती थी। मैं अब ज्यादातर समय किरण के साथ बिताया करती थी, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वो कहती थी कि काजल आंटी, आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल इतनी ही अच्छी जितनी अच्छी मेरी मम्मी है। पता है मेरी मम्मी भी आपकी तरह ही मुझे प्यार करती थी, मगर ये दूसरी मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब तो नवीन भी ये चीज़ नोटिस करने लगे थे कि एक नौकरानी उनकी बेटी का कितना ख्याल रखती है। मेरे दिल में हमेशा तकलीफ रहती थी कि औरत मेरी बेटी को मारती है, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करती है और मैं कुछ नहीं कर पाती। मैंने सोच लिया था कि अब इस झूठी मक्कार औरत का नकाब उतरने का समय है। एक रात अचानक किरण अपने कमरे में चीखने लगी। वो सपने में खुद को अंधेरे रास्ते पर अकेला भागते हुए देख रही थी और मम्मी मम्मी पुकार रही थी, पर कोई आवाज नहीं सुन रहा था। उसकी चीख सुनकर नवीन और ऐश्वर्या दौड़ कर आए थे। मेरी सास भी वहां तक पहुंच गई थी। मैं भी चीख सुनकर दहल गई थी और उसके कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। किरण की आंखें बंद थी और वो बस चीख रही थी कि मुझे नहीं रहना यहाँ मम्मी, मम्मी। जबकि ऐश्वर्या नींद खराब होने की वजह से बुरी तरह से झुंझलाई हुई थी, लेकिन नवीन को दिखाने के लिए प्यार का नकाब ओढ़कर बोली, किरण बेटा, देखो मैं यहाँ हूँ तुम्हारी मम्मी। उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी ने उसका हाथ झटक दिया और कहने लगी कि नहीं, आप गंदी मम्मी हो, आप मेरी मम्मी नहीं हो। ऐश्वर्या का चेहरा नफरत से भर उठा था। उसने मन ही मन सोचा कि दिल तो करता है कि तेरा गला दबा दूं। मेरी सास ने भी अपनी पोती के सर पर हाथ फेरा, उसे खामोश करने की कोशिश कराने लगी। कहने लगी कि शांत हो जा बेटी, देखो तुम्हारी दादी तुम्हारे पास है। लेकिन किरण का रोना बंद नहीं हो रहा था।
मैं दरवाजे पर खड़ी हुई सब देख रही थी। मेरा दिल तड़प रहा था। 3 लोग उसके पास थे, लेकिन फिर भी वो अकेली थी। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैं धीरे से अंदर आई। फौरन अपनी बेटी के बिस्तर के पास गई। जैसे ही मेरा हाथ किरण के शरीर से छुआ, किरण की चीखें सिसकियों में बदल गईं। उसके कांपते हुए शरीर को जैसे जाना पहचाना किनारा मिल गया हो। मैंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ये वही एहसास था, वही गोद थी, वही महक थी, जिसे मेरी बेटी का नन्हा सा दिल तलाश कर रहा था। उसकी आत्मा अपनी माँ को पहचान गई थी। किरण ने अपनी आंखें खोली और फिर मुझे देखा। फिर उसने अपना सर मेरे आंचल में छुपा लिया। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले थे। ये वही एहसास था जिसके लिए मैं जिंदा थी। धीरे धीरे प्यार से उसकी पीठ सहला रही थी और फिर वो शांत हो गई। कमरे में खड़ी ऐश्वर्या, नवीन और मेरी सास हैरान रह गए थे। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस बच्ची को वो तीनों मिलकर चुप नहीं करा पाए थे, उसे एक मामूली सी नौकरानी ने अपनी गोद में लेते ही सुला दिया था। नवीन ऐश्वर्या को देख रहे थे और फिर मुझे, जिसकी गोद में आते ही उनकी बेटी के चेहरे पर सुकून आ गया था। ये सब देखकर तो मेरी सास की भी आंखें भर आई थी। इस समय उनके दिल में रिधिमा का ख्याल आया था कि वो भी ठीक ऐसे ही अपनी बेटी को गोद में लेकर शांत करा लेती थी। उनके दिल में अब मेरी इज्जत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अपनी दूसरी बहू से उन्हें बड़ा घर, बेटे की कामयाबी तो मिली थी, लेकिन उस औरत से कभी उनको इज्जत न मिल सकी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने दिल में शर्मिंदा होती रहती थी, पछतावा करती रहती थी और मुझे याद करती थी। मेरी बेटी अक्सर अपने पिता से कहती थी कि मुझे तो काजल आंटी के हाथ से ही खाना खाना है। ये देखकर वो बहुत खुश होते थे और मैंने अक्सर देखा था कि अब वो अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगे थे कि 2 दिन की आई हुई नौकरानी से मेरी बेटी इतनी अटैच कैसे हो गई है, मगर तुम उसकी माँ होते हुए भी उसका ख्याल नहीं रख सकती। ऐश्वर्या उनसे कहती थी कि शट अप नवीन, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी बेटी से नहीं, तुम्हारी माँ से नहीं। तुम हमेशा अपनी माँ और अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर थोपने की कोशिश क्यों करते हो? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी बेटी के केयर टेकर बनकर रहूंगी। ये इतना बड़ा घर, रुपया, पैसा, बिजनेस, सब कुछ जो भी तुम्हें मिला है, वो मेरी ही बदौलत है। आखिर इससे पहले तुम थे ही क्या? एक मामूली से एम्प्लॉय, वो भी मेरी ही कंपनी में। अब उन दोनों के बीच कड़वाहट पैदा हो गई थी। मैं हर समय इस डर में जीती रहती थी कि कहीं कोई मेरी हकीकत, कोई अंदाज मेरा पर्दाफाश न कर दे। एक दिन मैंने अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई। सुबह नाश्ते में जब मैंने किरण को वो खीर परोसी, तो उसकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। लेकिन ये सब देखकर मेरी सास और नवीन दंग रह गए थे। वो लोग सोच रहे थे कि मुझे कैसे पता कि वो बादाम की खीर बहुत शौक से खाती है। उन लोगों ने कुछ कहा तो नहीं, बस एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक रात ऐश्वर्या और नवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी किरण को तैयार करने के लिए उसके कमरे में आई। मैंने देखा कि किरण जमीन पर बेहोश लेटी हुई है। उसे इस तरह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी एक जोरदार चीख निकली और मैं बुरी तरह से बौखला गई। मैंने बुरी तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है किरण? उठो। आज मैं सुबह से देख रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मगर घर में काम ज्यादा होने की वजह से मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी, उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी और इसी घबराहट के समय में मेरे चेहरे से घूंघट भी उतर गया था। जब मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, बार बार अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसका चेहरा छुआ तो देखा कि वो बुखार से जल रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी सास, नवीन और ऐश्वर्या दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए थे। उन लोगों की आंखें किरण को देखकर नहीं फटी थी, बल्कि मुझे देखकर फटी की फटी रह गई थी। मेरे चेहरे पर भले ही गहरे गहरे निशान थे, लेकिन वो लोग मुझे पहचान गए थे। मुझे इस तरह रोते हुए देखकर नवीन दंग रह गया। उसने अपनी बेटी को फौरन अपनी गोद में लिया तो देखा कि उसे तो बहुत तेज बुखार था। मैंने कहा, नवीन प्लीज़ इसे अस्पताल लेकर चलो, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं यहाँ आई तो ये ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। नवीन और मेरी सास मुझे फटी फटी नज़रों से देखते रहे। उन्होंने फौरन ड्राइवर को आवाज़ लगाई और किरण को गोद में लेकर अस्पताल चले गए, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी उनके पीछे जाना चाहती थी, मगर नवीन तेज़ी से किरण को वहाँ से लेकर निकल चुके थे। मैं वहीं दरवाजे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ऐश्वर्या कहने लगी कि किस बात का नाटक बनाया हुआ है,
किस बात का शोर डाला हुआ है? मैं और नवीन अच्छे खासे पार्टी में जा रहे थे, मगर तुम लोगों का शोर शराबा खत्म ही नहीं होता। मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। नवीन आ जाए तो उससे कह देना कि खुद आ जाएगा। मैं तो जा रही हूँ। वो गुस्से से पैर पटकती हुई गाड़ी में बैठकर खुद तैयार होकर पार्टी में चली गई थी, जबकि मैं अपनी बेटी के लिए बेहद परेशान थी। दरवाजे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे अपनी हालत का कुछ भी पता नहीं था। मेरा घूंघट सर से सरक चुका था। मेरा चेहरा सब देख चुके थे, मगर मुझे इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। जब अचानक पीछे से मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, मैंने फौरन पलटकर देखा तो मेरी सास थी, जिनकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू साफ नजर आ रहे थे। वो मेरे ही बराबर में बैठ गईं और कहने लगीं कि तुम मेरी बहू हो ना रिधिमा। मैं रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा कि बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी असलियत नहीं पहचान सकी। तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और इस बगैरत लड़की को अपनी बहू बना लिया, जो मेरी इज्जत भी नहीं करती। वो मेरे सामने फूट फूट कर रो दी थी और समझ गई थी कि मुझे यहाँ मेरी बेटी की ममता खींच लाई है। कुछ ही देर बाद नवीन भी किरण को अस्पताल से लेकर आ गए थे, और शायद वो भी बेचैन थे और मेरी सच्चाई जानना चाहते थे कि मैं क्यों इस घर में हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर में देखकर वो दंग रह गए थे। लेकिन अब मेरी सास मेरे साथ थी। आज उन्होंने अपनी सारी गलतियों पर पछतावा करना शुरू कर दिया था। नवीन के घर आते ही उन्होंने नवीन को सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह वो ऐश्वर्या के लालच में आ गई थी, और उन्होंने अपनी लग्जरी भरी जिंदगी जीने के लिए अपने बेटे को उसको सौंपने का फैसला कर लिया और मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। और आज उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, साथ ही ये भी बता दिया कि ऐश्वर्या कितनी घटिया औरत है। ऐश्वर्या की हकीकत तो आज पूरी तरह से खुलकर नवीन के सामने आ गई थी। वो जो आज उसकी बेटी के बीमार होने पर खुद अकेली तैयार होकर पार्टी में चली गई थी, उसने उसकी बेटी की थोड़ी भी परवाह नहीं की थी। नवीन मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया रिधिमा। मुझे तो लगता था कि ऐश्वर्या अगर मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रही है तो वो मेरी माँ और मेरी बेटी को स्वीकार करेगी, लेकिन आज सारी हकीकत सुनने के बाद मुझे पता चला है कि वो कितनी घटिया औरत है। उसे मेरी बेटी की फिक्र नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आज तुमने ये साबित कर दिया कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम अपनी औलाद के लिए भेस बदलकर इस घर तक आ सकती हो, उसके लिए इतना सब कुछ कर सकती हो, लेकिन वो औरत सिर्फ मुझे हासिल करना चाहती थी। अभी हम सब लोग यही बातें कर रहे थे जब ऐश्वर्या वहां पर आ गई और गुस्से से दंदनाती हुई अपने कमरे में जाने लगी। लेकिन आज नवीन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किए कि आज मेरी बेटी की तबीयत इतनी खराब थी और तुम फिर भी पार्टी में चली गई, आखिर क्यों? ऐश्वर्या को लगता था कि आज नवीन की वजह से उसकी पार्टी खराब हुई, इसलिए वो गुस्से से भड़कती हुई घर के अंदर आई थी। आज वो भी खामोश रहने वाली नहीं थी। उसने नवीन से झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं हूँ, वो तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है, जो मैं उसका ख्याल रखूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी पार्टी में बहुत इंसल्ट हुई है। सब लोग तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन तुम वहाँ नहीं पहुँचे। आखिर तुम्हारी बेटी की सिर्फ तबीयत खराब हुई थी, वो मर तो नहीं रही थी ना? उसे कोई भी हॉस्पिटल लेकर जा सकता था। तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत थी? ऐश्वर्या की इस तरह की बदतमीजी पर नवीन ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? मेरी बेटी मेरी जान है। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी। तुमने कहा था कि तुम शादी के बाद उसका ख्याल रखोगी, उसे माँ बनकर पालोगी, मगर तुमने तो उसकी कदर ही नहीं की। आज मुझे तुम्हारी सारी हकीकत मेरी माँ बता चुकी है कि किस तरह तुम मेरी माँ और मेरी बेटी को टॉर्चर किया करती थी, और इन दोनों ने मेरी खुशी की खातिर कुछ भी नहीं कहा। ऐश्वर्या कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारी खुद की क्या औकात थी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें अभी और इसी समय अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकालती हूँ। निकल जाओ अपनी घटिया बेटी और माँ को लेकर यहाँ से। नवीन कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी और इसी समय यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ऐसी दौलत नहीं चाहिए। तुम्हें वैसे भी पति नहीं चाहिए था। तुम्हें एक खिलौना चाहिए था जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे। तुम पत्नी बनने के काबिल ही नहीं हो। नवीन, किरण, माँ और मुझे लेकर फौरन ऐश्वर्या के घर से निकल गए थे। ऐश्वर्या एक घमंडी लड़की थी जिसे सिर्फ एक ऐसा हैंडसम लड़का चाहिए था जो उसका पति बन सके।
उसे नहीं पता था कि शादी के बाद उसे उसकी बेटी की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। वो इस जिम्मेदारी से भागना चाहती थी। अब वो बड़ी आसानी से नवीन को छोड़ चुकी थी। नवीन बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी और मेरी सास भी बेहद शर्मिंदा थी। नवीन ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, अगर आप मेरे दिल में रिधिमा के खिलाफ गलत बातें ना भरती और रिधिमा को अपनी बहू स्वीकार कर लेती तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। फिलहाल मैंने उन दोनों को माफ़ कर दिया था। मेरे पति ने मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा से शामिल कर लिया और ऐश्वर्या को तलाक दे दी। वो उसका धन दौलत सब छोड़कर आ गए थे। उन्होंने एक मामूली सी नौकरी शुरू कर दी थी। उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र मेरे चेहरे पर लगे हुए ज़ख्मों की थी। उन्होंने मेरे ज़ख्मों का इलाज करवाया, मुझे पहले से भी ज़्यादा इज़्ज़त दी। मेरी सास अब मेरी बहुत इज़्ज़त करती हैं और मेरा बहुत ख़याल रखती हैं। मुझे मेरी बेटी और मेरा पूरा परिवार वापस मिल गया, लेकिन बहुत ही सैक्रिफाइस करने के बाद। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।